हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। नाउ इंट्रोडक्शन. If two quantities depend on each other in such a way that the change in one results in a corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation. In our daily life, there are many situations where the variation in one quantity brings a variation in the other. For example, first is less articles will cost less. क्या है कि कम आर्टिकल होंगे तो उनकी कॉस्ट भी क्या रहेगी? कम. सेकेंड, मोर इज द स्पीड ऑफ ए कार, लेस इज द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस. जितनी ज्यादा हमारी कार की स्पीड रहेगी, टाइम उतना ही कम रहेगा. नेक्स्ट, मोर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, मोर इज द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, पेट्रोल उतना ज्यादा ही लगेगा. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. There are two types of variation. First is direct variation. Second is indirect or inverse variation. Now first is direct variation. Two quantities are said to be in direct variation if first is increase in one quantity brings corresponding increase in other quantity. Now second is decrease in one quantity brings corresponding decrease in other quantity. Example से देखते हैं इसको. For example, if the cost of one article is rupees 35, the cost of two articles will be rupees 70, the cost of three articles will be rupees 105 and so on. We can also represent this information as follows. इसको tabular form में लिखा है. Number of articles and cost of article in, ठीक है, rupees. तो number of articles को इसने x लिया है और cost of articles को इसने क्या लिया है? y. One article rupees 35, two articles 70 rupees, three articles 105, four articles 140, five articles 175. Now we have noticed that x upon y किस में ले लिया इसको? फ्रैक्शनल फॉर्म में. 1 upon 35, 2 upon 70 is equal to 3 upon 105, 4 upon 140 is equal to 5 upon 175. जब हम इनको इक्वल रखेंगे और कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऑल आर इक्वल. हियर इन each case x upon y is equal to 1 upon 35 which is a constant. यहाँ पे हर एक केस में x upon y किसके इक्वल है? 1 upon 35. So we can say that if x upon y is equal to k, where k is a constant of variation, constant means similar way में change, then x and y are said to be in direct variation. तो यहाँ पे अगर हमारा x अपॉन y इज इक्वल टू k रहता है और k कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे x एंड y हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है कि एक में चेंज तो दूसरे में भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज. नाउ एग्जांपल देखते हैं इसका. इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग टेबल्स. x एंड y दे रखा है 2.5, x, y इज 5, x1 यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? मिसिंग है. एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8. x2 यहाँ पे x2 की वैल्यू मिसिंग है और y की वैल्यू है 24. नेक्स्ट में x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू मिसिंग है, दैट इज y1. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. As x and y are in direct variation, so the ratio of the corresponding values of x and y remains constant. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? x अपॉन y. तो फर्स्ट वाले में क्या है? 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू x1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x2 अपॉन 24 इज इक्वल टू 21 अपॉन y1, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है. राइट. नाउ 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू x1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2.5 और अपॉन 5 को हमने जब सॉल्व किया, 2.5 अपॉन 5, यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे, 25 अपॉन 5 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो यहाँ पे 10, 5 5 जा 25,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारी कितनी वैल्यू आई, x अपॉन y हमारा 1/2 आया। 1/2 दैट इज इक्वल्स टू x1 अपॉन 8। तो हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन 8, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट है इनका। तो हम यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो x1 की वैल्यू आएगी हमारी 2x1 इज इक्वल टू 8 1 जा 8, x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारे x1 की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी हम करेंगे। यहाँ पे भी हम 2.5/5 इज इक्वल टू x2/24 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू x2/24। तो यहाँ पे हमारी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। x2 की वैल्यू कितनी आई, 12। एंड 2.5/5 इज इक्वल टू 21/y1। यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 21/y2। इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 42, राइट। हेंस x1 is equal to 4, x2 is equal to 12 and y1 is equal to 42. Now next example. If the cost of 8 books is rupees 160, how many books can be bought for rupees 400? Solution देखते हैं इसका। Let the number of books bought for rupees 400 be x. हमने क्या किया, लेट किया कि 400 रुपीज में x बुक्स आएंगी। इसको टेबुलर फॉर्म में करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ बुक्स इन रुपीज। नंबर ऑफ बुक्स क्या है हमारे, 8 बुक्स हमारी कितने की है, 160 रुपीज की। तो कितनी बुक्स आएंगी, x कितने में, 400 रुपीज में। क्लियरली मोर कॉस्ट विल फैच मोर नंबर ऑफ बुक्स, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉस्ट 400 में हमारी नंबर ऑफ बुक्स भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो 8/160 दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 160 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 400। x की वैल्यू निकालनी है तो 160 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 160, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। दैट मीन्स हेंस 20 बुक्स कैन बी बोट फॉर रुपीज 400। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अ टाइपिस्ट टाइप्स 360 वर्ड्स इन 15 मिनट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विल ही टाइप इन 1 hour 15 मिनट्स? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Let he will type x words in 1 hour 15 minutes और 75 minutes। यहाँ पे क्योंकि हमें क्या गिवन है, 360 वर्ड्स इन 15 मिनट्स हैं, तो 1 आवर को भी हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मिनट्स में। 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब है 60 + 15 इज इक्वल टू 75 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इज इक्वल टू 75 मिनट्स। देन इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड टाइम इन मिनट्स। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 360 वर्ड्स इन 15 मिनट्स। तो हाउ मेनी वर्ड्स इन 75 मिनट्स, तो ज्यादा होंगे। क्लियरली मोर वर्ड्स विल बी टाइप्ड इन मोर मिनट्स, सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो 360/15 is equals to x upon 75. By cross multiplication, 15 multiplied by x is equal to 360 multiplied by 75. x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 15 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 1800. Hence, the typist will type 1800 words in 1 hour 15 minutes. Now, next example. If 12 meters of a road weighs 9.6 kg, what will be the weight of 4 meters of the road? Solution देखते हैं. Let the weight of 4 meters of the road be x kilogram. Then इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. क्या है, लेंथ ऑफ रोड इन मीटर एंड वेट ऑफ रोड इन किलोग्राम. तो हमारे 12 मीटर रोड का जो वेट है वो 9.6 kg है. हमें बताना है 4 मीटर रोड का, तो 4 अपॉन कितना है हमारा
वेट हमें नहीं गिवन है, दैट इज x. Clearly less is the length of the road, less is its weight. So it is a case of direct variation. यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ कम हो गई है तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमारा 12 अपॉन 9.6 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय 4. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 12 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट बिकम्स 3.2. Hence the weight of 4 meter of the road is 3.2 kg. Now next is try these. Write T for true and F for false. First is, if x is equal to 5y then x and y vary directly with each other. Yes, क्योंकि इनका रेशियो क्या रहेगा 5:1 का, तो ये हमारे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट है. दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट. इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ें और देखें ट्रू और फॉल्स. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज indirect or inverse variation. Two quantities are said to be in inverse variation if, first is, increase in one quantity brings a decrease in other quantity. Second, decrease in one quantity brings an increase in other quantity. For example, if we have 90 apples and we have to distribute them equally among 2 students, then each student will get 45 apples. If we distribute them equally among 3 students, then each will get 30 apples. And if we distribute them equally among 10 students, then each student will get 9 apples, and so on. We can also represent this information as follows. Tabular form में लिखेंगे. क्या है हमारे पास, number of apples with each student is x and number of students is y, right? तो अगर हमारा number of apples with each students, हर एक स्टूडेंट के पास 45 एप्पल्स है, तो number of students कितने हैं 2. जैसे ही number of students 3 हुए तो each will get 30, कम मिला. जैसे ही 10 हुए each will get 9. जैसे ही 15 हुआ each will get 6. जैसे ही 18 हुआ number of students is 18, then each will get 5. कि जैसे जैसे number of students increase होते जाते हैं, number of apples with each student क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. Right? Now we have noticed that x, y is equal to 45 multiplied by 2 is equal to 90. That is equals to 30 multiplied by 3 is equal to 90, is equals to 9 multiplied by 10 is equal to 90. That is equals to 6 multiplied by 15 is equal to 90. That is equals to 5 multiplied by 18 is equal to 90. तो x multiplied by y ये हमारा क्या है, इक्वल रहेगा. Here in each case xy is equals to 90, which is a constant. So we can say that if xy is equal to k, where k is a constant of variation, then x and y are said to be in inverse variation. तो उस सिचुएशन में अगर हमारा xy किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो हमारा xy किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. If x and y vary inversely, then find the values of a, b and c. x and y. x and y, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू है 16, 4, b and 10. यहाँ पे y की वैल्यू है 5, यहाँ पे मिसिंग है a, 10 और c. नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इसका. As x and y are in inverse variation, so the product of the corresponding values of x and y remains constant. तो x y is equals to क्या रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय सी. तो एक्स वाई क्या रहेगा हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए. तो यहाँ से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 4 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20. इसी तरह से हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 है. बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को अपोजिट साइड लेके गए, डिवाइड में सिंप्लीफाई किया, दैट इज 8.
ऐसे ही 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 8. Hence A is equal to 20, B is equal to 8 and C is equal to 8. Now next example. Preeti cycles to her school at an average speed of 18 km per hour. It takes her 15 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 12 minutes, what should be her average speed? Solution देखते हैं इसका. Let the required speed be x किलोमीटर पर आवर. Then इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन मिनट्स. अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स लगते हैं. तो वो कितनी स्पीड में जाए कि उसको 12 मिनट्स लगे, तो हमने वो ले लिया x. क्लियरली टू रीच इन लेस टाइम स्पीड मस्ट बी मोर. सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 12. x की वैल्यू निकालेंगे, 12 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.5. हेंस प्रीति's एवरेज स्पीड शुड बी 22.5 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days. But some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? Solution देखते हैं इसका. Let the number of soldiers left after transferring to another fort be x. So, number of transferred soldiers is equal to 1000 minus x. इतने कि बचे हुए जो हमारे सोल्जर्स हैं वो x हैं, तो ट्रांसफर कितने हुए? 1000 थे, उसमें से बचे हुए माइनस कर दिए x, दैट इज द ट्रांसफर्ड सोल्जर्स. इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज. अगर हमारे सोल्जर्स कितने हैं? 1000 है, तो फूड कितने दिन के लिए है? 20 डेज के लिए, राइट. अब हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं? लेफ्ट सोल्जर्स कितने हैं? x. तो हमारे पास फूड कितना है? 25 डेज के लिए. Clearly, for more days, food will last for less soldiers. So, it is a case of inverse variation. Inverse variation में x multiply by y करते हैं, तो 1000 multiply by 20 is equal to 25 multiply by x. x की वैल्यू निकालना है, तो 25 अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 800. Hence, the number of transferred soldiers is equals to 1000 minus 800 is equal to 200. मीन्स 200 सोल्जर चले गए, बचे हुए कितने हैं? 800. और उनके लिए कितने दिन चलेगा फूड? 25 डेज. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, then in how many days will 3 men and 6 women do the same work? सॉल्यूशन देखते हैं. Here 9 women is equals to 5 men. तो 1 woman किसके इक्वल है? 5 by 9 men के इक्वल. एक वुमेन किसके इक्वल है? 5 by 9 men. 6 women किसके इक्वल होंगी? 6 women is equal to 5 by 9 multiply by 6 men, that is 10 by 3 men. So 3 men एंड 6 वुमेन, क्योंकि मैन और वुमेन अलग अलग दे रखा है, तो हमने क्या किया? वुमेन और मैन को हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया. सो 3 men एंड 6 women इज इक्वल्स टू 3 men और 6 women किसके इक्वल हैं? 10 by 3 men के. तो 3 men प्लस 10 by 3 men एलसीएम लेंगे, दैट इज 19 by 3 men. 19 by 3 men. तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. नाउ वी हैव नंबर ऑफ मेन, क्योंकि हम दोनों तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने वुमेन को भी किस में कन्वर्ट कर लिया कि एक वुमेन कितने मेन के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग हमने मैन में कन्वर्ट कर लिया. नंबर ऑफ मेन इज 5. कितना है? नंबर ऑफ मेन इज 5 एंड नंबर ऑफ मेन इज 19 by 3. नंबर ऑफ डेज यहां पे क्योंकि दिया है 5 मेन और 9 वुमेन, या तो 5 मेन काम करेंगे या 9 वुमेन काम करेंगी,
तो हमारा काम 19 डेज में होगा। तो हमने वुमेन को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मैन में। तो 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 19 डेज में। सेकंड वाले में उसने कहा कि 3 मेन एंड 6 वुमेन, एंड और का डिफरेंस है यहाँ पे कि 3 मेन और 6 वुमेन दोनों मिलके काम करेंगे। तो अब सेकंड वाले में तो हमें, फर्स्ट वाले में तो सिर्फ मेन है ना, हमने मेन को लिया, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से मेन को वुमेन में या वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने वुमेन को कन्वर्ट कर दिया मेन में, कैसे, 9 वुमेन, क्योंकि 9 वुमेन और 5 मेन, या तो 5 मेन काम करेंगे या 9 वुमेन काम करेंगी। तो इसका मतलब 5 मेन का काम 9 वुमेन के काम के बराबर है, तो इक्वल कर लिया। तो एक वुमेन हमारे किसके इक्वल है, 5/9 के। यहाँ पे हमारी 6 वुमेन है तो वो 10/3 मेन के इक्वल हो गई। तो सेकंड वाले में हमारे 3 मेन है और 6 वुमेन है, 3 मेन और 6 वुमेन किसके बराबर है, 10/3 मेन के। तो हमारा टोटल मेन कितना हो गया, 19/3 मेन, राइट। तो नंबर ऑफ मेन है हमारे 5, हमने 5 मेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 19 डेज में। अब हमारे पास मेन कितने हैं, 19/3, तो वो कितने दिन में काम करेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो क्लियरली मोर मेन टेक लेस नंबर ऑफ डेज, ज्यादा आदमी तो कम टाइम लगेगा। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो वो x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे, तो हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 19/3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 19/3 है हमारा, अपोजिट साइड जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/19। इसको हमने सॉल्व किया, 19 से 19 कैंसिल, 5 3 जा 15, हेंस 3 men and 6 women will do the same work in 15 days। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। Time and work are also related to direct and indirect variation. If the rate of work is constant, then time varies directly as work. If the amount of work is constant, then the time and number of people vary inversely. Here, we will discuss with slightly difficult problems related to time and work. But before taking up problems on time and work, let us recall some basic rules to solve the problems. First, if A can do a piece of work in 9 days, then work done by him in 1 day is equal to 1/9. अगर A किसी काम को n दिन में करता है, उसका एक दिन का काम कितना है, 1/9। सेकंड क्या है, if A can do 1/n of the work in 1 day, then he can complete the whole work in n days. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। X can do a piece of work in 3 days and Y can do the same work in 6 days. If they work together, in how many days will the work be completed? Solution देखते हैं इसका। Time taken by X to complete the work is equals to 3 days. वो 3 दिन में काम करता है। Work done by X in 1 day, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/3 of the work, काम का 1/3। टाइम टेकन बाय y टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल्स टू 6 days। y उसी काम को 6 दिन में करता है। वर्क डन बाय y इन 1 day, तो y का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/6 ऑफ द वर्क। वर्क डन बाय x एंड y टुगेदर इन 1 day, अब दोनों का हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया, तो दोनों का एक दिन का काम एक साथ कितना हुआ, 1/3 ऑफ द वर्क प्लस 1/6 ऑफ द वर्क। दोनों को प्लस किया, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2 + 1/6 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 3/6 ऑफ द वर्क। यहाँ पे हमने एलसीएम लेके दोनों को प्लस किया, दैट इज 3/6 ऑफ द वर्क। दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2 ऑफ द वर्क। टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कंप्लीट 1/2 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 1 day। 1/2 टोटल काम का 1/2 करने के लिए उनको कितने दिन चाहिए, क्योंकि ये दोनों का एक दिन का काम है, 1 day। सो टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द होल वर्क इज इक्वल टू 2 days, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा काम करने के लिए उन्हें एक दिन चाहिए, तो पूरा काम करने के लिए कितने चाहिए, 2 days। तो 1/2 अपोजिट इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2 days। कितने दिन,
2 दिन. Hence, they will complete the whole work in 2 days. Now, next example. A can do a piece of work in 25 days and B can do it in 20 days. They work together for 5 days and then A leaves. In how many days will B complete the remaining work? Solution देखते हैं इसका. Time taken by A to complete the work is equal to 25 days. A को काम को complete करने में कितने दिन लगते हैं? 25 days. तो work done by A in 1 day. तो A का एक दिन का काम क्या है? 1/25 of the work. Now, time taken by B to complete the work is equal to 20 days. B उसी काम को 20 दिन में करता है, तो work done by B in 1 day is equal to 1/20 of the work. ये हमारा दोनों का क्या आ गया? एक एक दिन का काम, right? वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे. एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 1/25 ऑफ द वर्क प्लस 1/20 ऑफ द वर्क. तो दोनों का एक साथ एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे. प्लस करने के लिए हमने एलसीएम लिया. एलसीएम इज 100 और 4 + 5/100 ऑफ द वर्क, दैट इज 9/100 ऑफ द वर्क. कि दोनों मिलकर एक दिन में टोटल काम का 9/100 करेंगे. वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 5 days. ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया इकट्ठे? 5 days. तो 1 डे का काम उनका कितना है? 9/100 ऑफ द वर्क, राइट? तो 5 days का ज्यादा होगा तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे हम 5 × 9/100 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू, हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20, दैट इज 9/20 ऑफ द वर्क. 5 days उन्होंने मिलकर काम किया. कितना? 9/20 ऑफ द वर्क. रिमेनिंग वर्क, अब बचा हुआ काम कितना है? टोटल वर्क हम लेते हैं 1, तो 1 - 9/20 एलसीएम लिया तो हमारा बचा हुआ काम क्या है? 11/20. टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 20 days. बी को पूरा काम करने में 20 days लगते हैं. अभी बचा हुआ काम कितना है? 11/20 ऑफ द वर्क. Time taken by B to complete 11/20 of the work is equals to 11/20 multiplied by 20. तो 20 से 20 कैंसिल. अब बाकी बचा हुआ काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 11 days. Hence, B will complete the remaining work in 11 days. Now, next topic is problems on pipes and cisterns. A cistern or a water tank is connected with 2 types of pipe. First, inlet. The pipe which fills the tank is called an inlet. Inlet means जिससे टैंक में पानी आता है. Second is outlet. The pipe which empties the tank is called the outlet. जिस पाइप से पानी टैंक से जाता है, that is called outlet. Rule 1. Suppose a pipe fills a tank in n hours. Then part of the tank filled in 1 hour is equal to 1/9. That is, work done by the inlet in 1 hour is equal to 1/n. Now, rule 2. Suppose an outlet empties a full tank in m hours. Then part of the tank empties in 1 hour is equal to 1/m. That is, work done by the outlet in 1 hour is equal to -1/m. Note that the work done by the inlet is always positive, whereas the work done by the outlet is always negative. Example से करते हैं इसको. Tap A can fill a cistern in 4 hours. And tap B can empty the full cistern in 6 hours. How long will it take to fill the cistern if both taps are opened together? Solution देखते हैं इसका. Time taken by tap A to fill the cistern is equal to 4 hours. तो work done by tap A in 1 hour. पूरे सिस्टर्न को फिल करने में 4 hour लेती है, तो 1 hour का काम कितना हुआ उसका? 1/4. टाइम टेकन बाय टैप 2 टू एम्प्टी द सिस्टर्न इज इक्वल टू 6 hours. वो 6 घंटे में उसे खाली कर देती है. तो वर्क डन बाय टैप बी इन 1 hour. 1 घंटे का काम माइनस, क्योंकि वो एम्प्टी कर रही है, -1/6.
वर्क डन बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर, दोनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लिया, दोनों का 1 घंटे का काम। वर्क डन बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि ये हमारा जो आउटलेट वाला है माइनस में है, माइनस 1/6। एलसीएम लिया, दैट इज 12, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/12। टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टू फिल 1/12 ऑफ द सिस्टर्न इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे में जब दोनों टैप्स एक साथ काम कर रही हैं तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेंगे, 1/12 ऑफ द सिस्टर्न। सो टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द होल सिस्टर्न इज इक्वल टू 12 आवर्स। इसलिए जब दोनों टैप्स एक साथ काम कर रही हैं कि एक में से पानी आ रहा है और दूसरे में से पानी जा रहा है, तो जब दोनों टैप्स एक साथ काम कर रही है तो सिस्टर्न को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। हेंस द होल सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।